आज की वीडियो में हम लोग बालू फोर्ज का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ऐसा क्यों, ये समझो। क्योंकि इस कंपनी का डिफेंस प्लस एरोस्पेस प्लस रेलवे एक्सपोजर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और कंपनी आज के टाइम पे बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंपनी एक्चुअली में अट्रैक्टिव है कि नहीं इन डेप्थ एनालिसिस करके। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं, वो क्या है। FY 25 में अगर देखोगे तो डिफेंस प्लस रेलवे प्लस एरोस्पेस इनका 9% हुआ करता था टोटल रेवेन्यू का। FY 26 में ये हो गया 13%। तो 40% का जंप आया एक ईयर के अंदर। एंड Q1 FY 27 आप देखोगे तो ये करके 14% हो गया है। और सबसे मजा का बात बताता हूं आपको, यहाँ पे क्या है कि आज के टाइम पे जो इनके पास ऑर्डर बुक है उसमें 50% कंट्रीब्यूशन है आपको डिफेंस एरोस्पेस एंड रेलवे का। तो आप यहां पे क्या समझ रहे हो, इस कंपनी का डिफेंस एरोस्पेस एंड रेलवे का एक्सपोजर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। एंड उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिफेंस का एक्सपोजर इनका डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मुझे ये कंपनी आज के टाइम पे अट्रैक्टिव लगती है। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का आज के टाइम पे पी रेशियो सिर्फ 25 का है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको 1008 रुपए का बनता है। कंपनी कितने पे ट्रेड कर रही है, 558 पे। तो लगभग आधे वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। एंड अगेन जैसे जैसे इनका डिफेंस एक्सपोजर और बढ़ता जाएगा, रेवेन्यू में कन्वर्ट होने लगेगा, वैसे वैसे कंपनी को हो सकता है एक डिफेंस कंपनी जैसा वैल्यूएशन मिल जाए। एंड कंपनी कैन बी अट्रैक्टिव। आगे जाके मैं आपको फॉरवर्ड कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा सम एजम्पशन के बेस पे, और बताऊंगा कि इस कंपनी का फॉरवर्ड पी वगैरह कितना बन सकता है और वाकई ये कंपनी कितना अट्रैक्टिव है या नहीं है, तो क्यों नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी एक हैवी फोर्जिंग प्लस प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली कंपनी। इसका मतलब क्या होता है, ये लोग हैवी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, उनको फोर्ज करते हैं हाई प्रेशर में ताकि उनको स्ट्रेंथ मिले। देन उसी पे ये लोग प्रिसीजन इंजीनियरिंग अप्लाई करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे क्या हुआ, ट्रेन का चक्का, ट्रेन का व्हील, उसके अलावा विंड टर्बाइंस के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वगैरह ये लोग बनाते हैं। डिफेंस में भी बहुत कुछ बनाते हैं। एक जो आज के टाइम पे इनका बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है वो है आर्टिलरी सेल्स। मैं आपको दिखा देता हूं आर्टिलरी सेल्स कैसा होता है। देखो, आपने अगर मेरा सुनीता टूल्स का वीडियो देखा होगा तो आपको यह समझ में आया होगा कि आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी आ रही है जो कि आर्टिलरी सेल्स बना रही है। सेल्स क्या होता है, देखो पहले ये समझो कि आर्टिलरी क्या होता है। आपने देखा होगा टैंक वगैरह से फायर होता है, हाउइट्जर वगैरह हुआ, तो बेसिकली दो कंट्री अगर लड़ रही होती है तो वहां पे टैंक वगैरह से हाउइट्जर वगैरह से एक दूसरे की तरफ आपको गोला बारूद मारा जाता है। तो वो होता किसमें, वो आर्टिलरी सेल्स में होता है। तो ऐसी कंपनी आपको क्या करती है, एम्प्टी खाली आर्टिलरी सेल्स बनाती है और कोई और कंपनी उसमें एक्सप्लोसिव भरती है। जैसे सुनीता टूल्स हो गया, सुनीता टूल्स एक एसएमई कंपनी है, वो भी आपको आर्टिलरी सेल्स बनाने वाला काम करेगी। एंड ये बड़े बड़े होते हैं, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। एंड बहुत प्रिसाइज होता है। अगर ये बहुत प्रिसाइज नहीं होंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ये को गिरना कहीं होगा, गिर कहीं और जाएगा। तो बहुत प्रिसाइज कंपोनेंट होता है ये सभी। ऐसा मत सोचना कि बड़ा है तो प्रिसाइज नहीं है, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स वगैरह यूज करके कैलकुलेट करके आपको मारा जाता है कि यहीं पे लैंड करे जहां इनको लैंड करवाना है। तो ये भी बहुत प्रिसाइज होना जरूरी है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग मैं बताता हूं, बालू फोर्ज जो है आज के टाइम पे सिर्फ एम्प्टी सेल्स बनाती है, लेकिन इनकी एक सब्सिडी है जिनके लिए लोग फाइलिंग वगैरह किए हैं और आपको अप्रूवल भी मिल सकता है, और वो कंपनी जाके फ्यूचर में एक्सप्लोसिव भी बना सकती है। तो कंपनी आपको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेट भी हो रही है। एंड कंपनी जाके फ्यूचर में आपको अपने एक्सप्लोसिव भी बनाएगी। एंड इससे क्या होगा, इनको एडवांटेज मिलेगा जिससे इनको बल्क में अच्छे वैल्यू के ऑर्डर्स मिले लाइन। क्योंकि जब आप एक्सप्लोसिव वगैरह खुद का बना के डालोगे तो उसका क्या होता है ना, रियलाइजेशन बढ़ जाएगा, मार्जिन भी बढ़ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। एंड अदर कंपोनेंट्स क्या क्या, ये कुछ आपको अदर कंपोनेंट्स हो गया, ये डिफेंस वगैरह में बनाते हैं आपको। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में क्या करता हूं, समझाता हूं इनके बिजनेस वर्टिकल के बारे में। तो ये क्या है, एक हैवी फोर्जिंग प्लस प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली कंपनी, ठीक है। हैवी फोर्जिंग में क्या होता है, देखो रॉ मटेरियल को लाया जाएगा। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, क्वालिटी स्टील वगैरह लेके आते हैं, देन उसको फॉर्जिंग करते हैं। फॉर्जिंग से क्या होता है, शेप होता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। रिलायबल बेसिक कंपोनेंट यूजिंग हाई पावर प्रेसेस एंड हैमर्स, उससे मार मार के प्रेस कर करके स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। देन उसमें क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है।
और उसके बाद उसका टफनेस इंक्रीज होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। देन आगे आपको प्रिसीजन इंजीनियरिंग का पार्ट, प्रिसीजन इंजीनियरिंग करके उसे बारीक शेप में ढाला जाता है। देन उसका आपको टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन वगैरह, देन असेंबली वगैरह एंड फिनिश्ड कंपोनेंट को सेल किया जाता है कहां पे, डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवे एंड आपको इंडस्ट्रियल में। डिफेंस में आर्टिलरी हो गया, आर्मर्ड व्हीकल हो गया, आर्मर्ड व्हीकल जो टैंक वगैरह है वहां पे भी ये लोग अपने कंपोनेंट बेचते हैं। एम्यूनिशन वगैरह एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में भी जाता है, गियर कंपोनेंट में भी जाता है, रेलवे में लोकोमोटिव कोच में भी जाता है, देन चक्का वगैरह हो गया वहां पे भी जाता है, बुगी वगैरह। देन आपको इंडस्ट्रियल में भी देख लो इनके कंपोनेंट्स वगैरह जाते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो हैवी फोर्जिंग प्लस प्रिसीजन इंजीनियरिंग टुगेदर क्या करती है। तो हैवी फोर्जिंग आपको क्या हुआ, हीट का यूज किया जाता है एक पार्टिकुलर शेप देने के लिए, और उसके अलावा हाई स्ट्रेंथ देने के लिए, टफनेस देने के लिए, रिलायबिलिटी देने के लिए, आइडियल फॉर लार्ज एंड क्रिटिकल कंपोनेंट। आप समझ सकते हो कितने बड़े बड़े कंपोनेंट बनाते हैं ये। रेलवे का आप तो देखो ना, व्हील कितना बड़ा होता है, कितना प्रिसाइज होना चाहिए उस व्हील को भी आप समझ लो। उसके अलावा ये लोग एडवांस मशीनिंग वगैरह यूज करके आपको हाई एक्यूरेसी वगैरह उसको देते हैं। फोर्जिंग से स्ट्रेंथ मिलेगा, एक्यूरेसी से आपको क्या हुआ, प्रिसीजन इंजीनियरिंग से उसको एक्यूरेट बनाया जाएगा प्रिसाइज कंपोनेंट, यहां से उसको स्ट्रेंथ मिलेगा, शेप मिलेगा, और यहां से प्रिसाइज कंपोनेंट बनाया जाएगा। आई होप कि आपको इनका काम समझ में आया हो। गॉट इट। एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं इनके पास आज के टाइम पे क्या क्या है। 25 टन हाइड्रोलिक क्लोज डाई हैमर, बेसिकली क्या है, ये एनेबल करता है फोर्जिंग ऑफ लार्ज स्ट्रक्चरल ब्लैंक्स एंड हैवी आर्टरी सेल्स। तो इनकी जो आज के टाइम पे कैपेसिटी वगैरह है वो डिफेंस के कंपोनेंट को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 7 एक्सिस एंड 8 एक्सिस सीएनसी सेंटर्स, ये सब क्या होता है, बेसिकली कुछ प्रिसीजन इंजीनियरिंग के कंपोनेंट हो गए ये सब, जिसका यूज किया जाएगा प्रिसीजन इंजीनियरिंग सब का सामान बनाने के लिए, जैसे आर्टिलरी सेल्स वगैरह हो गया, जैसे एरोस्पेस वगैरह का इनका सामान सब हो गया। मतलब कॉम्प्लेक्स सामान बनाने में यूज आएगा, कॉम्प्लेक्स सामान, हाई प्रिसीजन सामान बनाने में यूज आएगा। उसके अलावा ये भी देखो 8000 टन मैकेनिकल प्रेस लाइन, ये क्या है आपको, हाई स्पीड लाइन फॉर हाई टनेज प्रिसीजन कंपोनेंट। तो ये पढ़ो, बहुत कुछ समझ में आएगा। ये सब मिलके इस कंपनी को स्पेशल जगह पे पहुंचाता है। आपको प्रिसीजन भी हाई है, उसके अलावा इनके पास फोर्जिंग भी अच्छा खासा क्वांटिटी में है। तो कंपनी लुक्स अट्रैक्टिव इन सब चीजों की वजह से, इंटीग्रेटेड है, फुल्ली इंटीग्रेटेड है, फोर्जिंग भी अपना करेगी, प्रिसीजन इंजीनियरिंग भी करेगी, उसके बाद एक्सप्लोसिव तो आ ही रहा है भरने के लिए। तो कंपनी का गोइंग फॉरवर्ड रियलाइजेशन भी बढ़ सकता है एंड आपको रेवेन्यू मार्जिन वगैरह सब बढ़ सकता है। एंड अगेन सारा पिक्चर हमें जानना है, हमें बस एक पिक्चर नहीं जानना है। तो अगेन ये सब देख लेना, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा पिक्टोरिकली बना के दिखाया हुआ है कि एक्चुअली में 7 एक्सिस में क्या होता है। साइमल्टेनियस 7 एक्सिस मूवमेंट, 7 जगह से एक साथ मूवमेंट होता है। 11 में क्या होगा, 11 एक्सिस मूवमेंट। तो ये सब क्या है, क्यों है, डिटेल में पढ़ो, समझ में आ जाएगा। सिंपल भाषा बताता हूं, प्रीसीजन देने के लिए यूज होता है ज्यादातर कंपोनेंट का, एंड यहां पे जो भी होगा वो शेप देने के लिए एंड आपको स्ट्रेंथ देने के लिए यूज होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ओबीएससी परफेक्शन का कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था एंड बालू फोर्ज का बनाया आज। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ओबीएससी परफेक्शन जैसी कंपनी में एंड इनकी कंपनी में। देखो पहली बात तो ये समझो, जो बालू फोर्ज है वो भारी चीजें बनाती है, हैवी फोर्जिंग करती है, भारी चीजें बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो ओबीएससी परफेक्शन है ये इतने भारी चीजें नहीं बनाती, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं। इनका आपको 1000 केजी तक जाता है, बालू फोर्ज का 1000 केजी तक जाता है। ये आपको क्या होता है, ऑटो वगैरह के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे गियर वगैरह हो गया। ये आपको क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े रेलवे के लिए व्हील बना रहे हैं, टैंक के लिए कंपोनेंट बना रहे हैं। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, इनका जो सामान है वो कहां यूज होता जाता है, सीमेंट में, पावर में, स्टील में, माइनिंग में, रेलवे एंड डिफेंस में। रेलवे डिफेंस में ये सभी बेच रहे हैं, प्रिसीजन कंपोनेंट बेच रहे हैं। ये लोग आपको रेलवे में चक्का वगैरह बेच रहे हैं, व्हील बना के बेच रहे हैं, और इनका आपको ऑटो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपोनेंट। तो सिंपल बात हम समझना चाहे तो ये हैवी फोर्जिंग वाली कंपनी है जो कि हैवी कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है। एंड अगेन मैं आपको जाता हूं, इनका डिफरेंट डिफरेंट चीज दिखा देता हूं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल में। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, ये सब क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए।
डिफेंस में क्या बनाते हैं, तो 155 आर्टिलरी सेल्स, इसके अंदर बारूद भरा जाएगा। ये आपको बड़ा होता है, गूगल पे सर्च करो, रीड करो इसके बारे में। और ये आज के टाइम पे बहुत यूज होता है। यूज कहां होता है, यूज इन हाविट्जर्स, ठीक है। ये क्या होता है ना, बेसिकली दूर तक फायरिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है हाविट्जर्स, और उसके अंदर 155 का सेल होता है। तो ये आपको सुनीता टूल भी बनाती है, ये भी बनाती है। एंड क्या हो रहा है, नाटो का ये डिप्लीट हो रहा है, तो नाटो को बहुत जल्दी फिल करना है। एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ये साइक्लिकल है। आज के टाइम पे वॉर चल रहा है, इसीलिए देखोगे बहुत सारी कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहा है इसका। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें इस कंपनी को समझना है, तो ये देखना पड़ेगा क्या इनका आर्टिलरी सेल्स का बिजनेस की वजह से ये डिफेंस का ग्रोथ हो रहा है, रेलवे का हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वाला क्या है, हाई एक्सप्लोसिव आर्टिलरी सेल्स होता है। एंड अगेन ये 4-5 साल तक तो अभी चलेगा, 4-5 साल तो इसमें है दम, ठीक है, इस बिजनेस में। उसके अलावा दूसरा क्या है, 152 आर्टिलरी सेल्स, इसका काम क्या होता है, कैलिबर गन्स में यूज होता है, बिल्ड फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए। रॉकेट मोटर क्लासेस, क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर रॉकेट, एंड ये सब टैंक के लिए यूज होता है, एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए ये बनाती है कंपनी। एंड अगेन प्रिसीजन इंजीनियरिंग सब असेंबली, हाई प्रेशर सब असेंबली फॉर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग गियर शाफ्ट वगैरह ये लोग बनाते हैं आपको। अब मैं आगे जाता हूं रेलवे के लिए। क्या देखो, जैसे मैंने आपको बताया व्हील बनाते हैं ये लोग, देन आपको डाफ्ट गियर कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं, सस्पेंशन एंड बुटिक, ये सब डिफरेंट। एंड हाँ, सबसे ब्रेक्स वगैरह भी बनाते हैं, रेलवे फास्टनर्स वगैरह बनाते हैं ये लोग। एंड अगेन यहाँ पे वही पूरा स्टेप जाएगा, हैवी फोर्जिंग एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग का। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी आपको एरोस्पेस के लिए क्या क्या बनाती है। जैसे एरोस्पेस के लिए आपको लैंडिंग गियर कंपोनेंट बनाती है, हाई स्ट्रेंथ फोर्ज, हाई स्ट्रेंथ चाहिए, लैंडिंग गियर है तो बहुत मजबूत होना जरूरी है क्योंकि झटका लगता है वहां पे। इंजन माउंट एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, टाइटेनियम एंड निकल एलॉय फोर्जिंग, ये सारे कंपोनेंट्स ये लोग एरोस्पेस के लिए बनाते हैं। आपको क्या हो गया, साफ्ट एंड रोटेटिंग कंपोनेंट, रोटेट हो रहा है तो रोटेटिंग कंपोनेंट भी वहां पे बनाएगी। तो अगेन आप देख रहे होगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाती है। और इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है आज के टाइम पे, इंडिया में चीजें होनी चाहिए, तो बालू फोर्स कैन कैपिटलाइज दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं, क्या कंपनी कैपेक्स वगैरह कर रही है, तो कंपनी कैपेक्स करेगी, कैपेक्स करेगी तो ही हमें पता चलेगा कि कंपनी का ग्रोथ हो सकता है कि नहीं। तो कंपनी का फोर्जिंग कैपेसिटी आज के टाइम पे 70,000 से बढ़ के हो गया है 1,50,000, लगभग 2.1x हो चुका है पोस्ट एक्सपेंशन। मशीनिंग कैपेसिटी कितना है, मशीनिंग कैपेसिटी 58,000 से आपको बढ़ के हो गया 80,000 तक। असेंबली कैपेसिटी आपको हो गया है 58,000 तक। एंड उससे भी बड़ा क्या है कि इनका आर्टिलरी सेल्स बनाने का भी कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, 1 मिनट रुको। ये रहा मशीनिंग एंड असेंबली, 80,000 मेट्रिक टन पर एनम हो गया है। कैप्टिव फोर्जिंग आज के टाइम पे 1,50,000 मेट्रिक टन पर एनम हो गया है। एंड यहाँ पे आपको 25 टन हाइड्रोलिक क्लोज डाई हैमर है, 88,000 है। देन आपको प्रेस 60T है यहाँ पे। उसके अलावा क्या है, एमुनिशन एम्प्टी सेल, ये आपको 3,60,000 पर एनम बनाने का कैपेसिटी रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी का यहीं से आ सकता है, 1,000 करोड़ प्लस माइनस 20%, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का आर्टिलरी सेल्स बनाएंगे वहां से। तो ये देखो कितना, यहीं से इस कंपनी को 80% का डेल्टा मिल सकता है। तो कंपनी का आज के टाइम पे रेवेन्यू कितना है, 1175 का। कंपनी अगर यहां से आपको बस ये आर्टिलरी सेल्स बना के सेल कर दे, तो यहीं से कंपनी को 800 रुपए का डेल्टा, 800 करोड़ का डेल्टा मिल जाएगा। एंड ये दोनों जो है, ये दोनों अलग से डेल्टा लेके आएगी कंपनी के लिए, क्योंकि ये दोनों भी तो आपको कैप्टिव फोर्जिंग का भी बढ़ाया है, देन आपको मशीनिंग एंड असेंबली का भी बढ़ाया है, जहां से इनको एरोस्पेस वगैरह में अच्छा खासा एक्सपोजर मिल सकता है। तो आई थिंक कंपनी डायरेक्शनली गोइंग वेल। उसके अलावा क्या है, पावर ट्रेन सब असेंबली इनका यूएई में है, जहां पे कि 15,000 यूनिट पर एनम करेंगे। एंड सस्टेन कैपेसिटी है, बेसिकली वो एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इन सब के वजह से, इन हाउस कैपेबिलिटी की वजह से कंपनी का मार्जिन आपको 28.2% आया है Q1 FY27। गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ भी सकता है जैसे जैसे डिफेंस वगैरह का कंट्रीब्यूशन आपको बढ़ेगा। तो ये सब कुछ चीजें हो गई जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं अपने एक्सेल शीट में जाता हूं, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। देखो ये सब
मैंने आपके लिए निकाला है। बेसिकली ये लोग डिफेंस वगैरह में क्या बनाते हैं, सिंपल भाषा में फिर से समझा देता हूँ। एम्यूनिशन सेल बॉडीज बनाते हैं ये लोग, जिसका कि लॉन्ग रेंज फायरिंग में यूज होता है। अप टू 500 केजी ये लोग एक्सप्लोसिव वगैरह कैरी करेंगे। देन आपको कंबाइंड रेलवे डिफेंस के साथ इनका 50% बनता है। उसके अलावा ये लोग आर्मर्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं, कंपोनेंट इनेबल सस्पेंशन ड्राइव ट्रेन वगैरह, जैसे टैंक वगैरह का हो गया। रेलवे लोकोमोटिव में क्या होता है, रेलवे व्हील, एक्सल, देन आपको असेंबल्ड व्हील, सपोर्ट रेल व्हीकल। अब मैं आपको बताता हूँ एरोस्पेस के बारे में। एरोस्पेस में ये लोग क्या बनाते हैं, इंजन कंपोनेंट्स, लैंडिंग गियर कंपोनेंट, ऑक्सिलरी पावर यूनिट वगैरह। एंड ये लोग इंजन कंपोनेंट बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये बात समझो, भारतीय गवर्नमेंट का फोकस है कि इंजन के कंपोनेंट, इंजन वगैरह भारत में बनने चाहिए। और उससे भी अच्छा क्या होगा, भारतीय डेवलपर बनाए तो सबसे अच्छा। और यहाँ पे भी ये लोग क्या है, 5 केजी से 300 केजी तक। एंड लैंडिंग गियर कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आपको ऑटोमोटिव वगैरह तो उतना बड़ा बिजनेस नहीं है, क्योंकि जो बड़ा ग्रोथ ड्राइवर आने वाला है वो आपको आने वाला है इनका डिफेंस, एरोस्पेस एंड रेलवे वगैरह से भी, जिस वजह से ये कंपनी इंटरेस्टिंग बनती है। ये दोनों जो है आपको ऑटोमोटिव एंड एग्रीकल्चर से भी इनका ठीक ठाक बिजनेस है। 50% बिजनेस आज के टाइम पे यही आती है, इससे आता है। गोइंग फॉरवर्ड ये थोड़ा कम होगा। एंड जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताया था, क्या कंपनी का डिफेंस में मोड भी है एक्चुअली में, कि जैसे आर्टिलरी सेल्स बनाती है, चलो वो 2-3 साल बाद अगर नेटो क्या बोलते हैं यहाँ रशिया यूक्रेन का वार खत्म हो जाता है, तो नेटो क्या करेगी, जो इनका यूज हो रहा है आर्टिलरी सेल्स उनको भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद तो यूज होगा नहीं। आप मेरा सुनीता टूल्स का वीडियो देख लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव है। पूरा इस बिजनेस का ही मैं पूरा आपको क्या बोलता है खोल दिया हूं एक तरह से इस बिजनेस को। तो आपको एक बात समझो कि ये देखना है कि आर्टिलरी सेल्स के अलावा ये लोग क्या क्या बनाते हैं। तो आज के टाइम पे देखोगे तो ये सारे आर्टिलरी सेल्स बनाते हैं, थोड़े एडवांस होते हैं। सुनीता टूल से बेटर इनके प्रोडक्ट है। तो साइक्लिकल है, बट आज के टाइम पे पोटेंशियली मल्टी ईयर का है। जैसे 5 साल रख लो, 3 से 5 साल हो सकता है कि यहां से, क्योंकि दुनिया भर में आज के टाइम पे डिफेंस का बोलबाला है। तो हर कोई को चाहिए कि मेरे पास डिफेंस का रिसोर्स कम ना पड़े। तो एक तो वार चल रहा है, डिप्लेट भी हो रहा है, लेकिन सब अपने आज के टाइम पे क्या बोलते हैं भर रहे हैं, क्वांटिटी बहुत सारा खरीद रहे हैं और अपने पास रिजर्व्स रख रहे हैं इसके। उसके अलावा दूसरा क्या है, आर्मर्ड व्हीकल। ये आपको रेगुलर है, रेगुलर बनता जाएगा, रेगुलर बिजनेस है। यहाँ पे क्या है, आर्मर्ड व्हीकल के लिए लोग रोड व्हील आर्म्स, गियर वगैरह, देन आपको कंपोनेंट वगैरह बनाएंगे, ट्रैक रिलेटेड कंपोनेंट वगैरह, देन आपको डिफेंस गियर, लार्ज गियर ब्लैंक्स, इंटरमीडिएट गियर, सन गियर्स, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गियर बनाएंगे। स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है, मच मोर स्ट्रक्चर हो गया। वहीं पे इंजन कंपोनेंट आपको लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म बनाएंगे। डिफेंस एरोस्पेस कंपोनेंट लॉन्ग टर्म हो गया। तो सिक्लिकल यहाँ पे आर्टिलरी सेल्स है, लेकिन आज के टाइम पे आर्टिलरी सेल्स से इनका बिजनेस अच्छा खासा आता है। तो दिस इज समथिंग वी शुड ट्रैक कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी को जो ऑर्डर्स मिलते हैं उसमें से कितने आपको आर्टिलरी सेल्स वाले होते हैं, कितने नॉन आर्टिलरी सेल्स वाले आते हैं। क्योंकि अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, दैट इज अराउंड 5 इयर्स के बाद, 5 इयर्स, तो कंपनी का दूसरा बिजनेस वर्टिकल भी सही से किक इन करना चाहिए। आज के टाइम पे आर्टिलरी सेल्स है, 3 साल के लॉन्जिविटी देगा, लेकिन मे भी उससे ज्यादा ना दे। एंड अगेन ये कंपनी आपको एक कंपनी है इनका क्वांटम एनर्जेटिक्स, 100% सब्सिडी है, उसके द्वारा ये लोग आपको एक्सप्लोसिव वगैरह बनाएंगे, टीएनटी, आरडीएक्स वगैरह ये लोग बनाएंगे। पोटेंशियली स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीज। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स मैं आपको बताता हूं, ये बहुत तगड़ा चीज है। सबसे जो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ना, वो आपको यही है इनका रिसेंट डेवलपमेंट। जैसे 17 अगस्त 2026 को, आई थिंक रिजल्ट के एक दिन पहले या कुछ दिन बाद ही इनको यह मिला है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, इनको 155 mm ERFBBB/BT आर्टिलरी सेल ऑर्डर मिला है, ठीक है। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये सिर्फ 100 करोड़ का है, लेकिन ये फॉलोड अप बाय मंथली हो सकता है। अगर सक्सेसफुल डिलीवरी कर दे तो ये मंथली फॉलोअप में तब्दील हो सकता है, मंथली इनको ऑर्डर मिलेगा। एंड अगेन इसका मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, सोज बालू फोर्ज मूव्ड बियॉन्ड बेसिक सेल बॉडी इनटू मोर एडवांस एक्सटेंडेड रेंज एम्यूनिशन, ठीक है। एक्सटेंडेड रेंज वाले एम्यूनिशन अब ये बनाएंगे। एंड दूसरा क्या है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूएस एरोस्पेस ऑर्डर फ्रॉम एयरक्राफ्ट। मतलब अब कंपनी को यूएस से भी एयरक्राफ्ट वगैरह के ऑर्डर मिलने लगे, विच इज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। वैल्यू डिस्क्लोज नहीं हुआ है, मतलब एटलीस्ट के मान लो छोटा भी पार्ट होगा, छोटा भी होगा करोड़ में, तो एक्चुअली इनके प्रोडक्ट यूएस में खरीदे जा रहे हैं। दैट्स अ बिग डील, ठीक है। इंडियन कंपनी कैन भी मजबूर कि इंडियन कंपनी इनका सामान खरीदे, मे भी उतना पसंद ना हो, ठीक है, लेकिन यूएस की कंपनी के पास तो ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। मतलब इनके प्रोडक्ट आपको अच्छे हैं तभी यूएस में बिक रहे हैं। उसके अलावा 30,000 यूनिट ऑफ 152 mm आर्टिलरी, इसका भी वैल्यू डिस्क्लोज नहीं हुआ है।
फर्स्ट मीनिंगफुल डोमेस्टिक एम्युनिशन और डोमेस्टिक मिला है इनको ये। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 5 ईयर लार्ज कैलिबर एम्युनिशन एमओयू विथ नाटो, एंड ये बाइंडिंग है और इससे सिर्फ कंपनी को 1400 करोड़ का रेवेन्यू का पोटेंशियल बन सकता है हर साल में। और आपने जो यहाँ पे कैपेसिटी कंपनी का देखा है एम्युनिशन का, इसको कंपनी आपको स्केल भी कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड अगर सब कुछ सही से चले तो, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, इंडक्टेड इनटू नाटो सप्लाई चेन फॉर हाई प्रिसीजन डिफेंस कंपोनेंट, तो वहां से भी कंपनी को अच्छे खासे अगर ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं तो कंपनी कैन डू वंडर्स। ऑलरेडी नाटो में इंडक्ट हो गया इनका नाम, एंड अगेन चाइना से भाग रहे हैं लोग, एंड इंडिया कैन बी अ गुड ऑप्शन। यूरोप सस्ते अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं क्योंकि यूरोप अमेरिका जितना अमीर नहीं है, यूरोप को चाहिए थोड़ा सस्ता अल्टरनेटिव, तो इंडिया कैन प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पे इनको पैसा भी एडवांस में दिया जाएगा 20% के आसपास। देन अगेन ये सब कुछ हुआ है Q1 FY27 में सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि कंपनी का 50% ऑर्डर बुक डिफेंस का हो गया है। उसके अलावा 36,000 सल्फर कैपेसिटी 3.6 लाख पर ईयर का gives Balu for the manufacturing base required to execute large ammunition programs वगैरह। अगेन ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है कि ये सब रीड कर लेना, जो जो डार्क ग्रीन में वही मैं बताऊंगा। और इनका ये जो 7 एक्सिस वाला एंड 11 एक्सिस वाला है मशीनिंग कैपेबिलिटी, ये आपको कमर्शियलाइज हो गया। इससे क्या होगा, इनको इंपॉर्टेंट एरोस्पेस एंड डिफेंस अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो इस कंपनी का आपको रेवेन्यू को फर्दर स्केल कर सकता है। उसके अलावा इनका ये सब जो कैपेसिटी है वो भी अगेन कंपनी को फायदा पहुंचाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रही है अपनी एक सब्सिडी के साथ जिसका कि नाम है क्वांटम एनर्जेटिक्स, जो कि आपको एक्सप्लोसिव वगैरह बनाएगी। ये लोग आर्टिलरी सेल्स तो बनाएंगे, उसमें एक्सप्लोसिव बढ़ेंगे, साथ में बेचेंगे, रियलाइजेशन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, कीप ट्रैक ऑफ इट। एंड अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हम लोग। हाँ ये सब पढ़ लेना, यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, जैसे 5 ईयर लार्ज कैलिबर वाला है, यहाँ पे क्या बनाएंगे ये मैंने बस आपके लिए सेव करके रखा हुआ था, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, ये फाइनेंसिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जस्ट लेट मी शो यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बोर्ड, तो बेसिकली ये लोग क्या करने वाले, जो इनका आज के टाइम पे लोन है ना वो रुपीज में, तो ये लोग क्या करेंगे, रिफरेंस कर लेंगे एग्जिस्टिंग रुपी डिनोमिनेटेड डेब्ट जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ है उसको यूएसडी में कन्वर्ट कर लेंगे। और क्या होता है, वहां पे तो सस्ते लोन्स मिलते हैं, इंडिया में हाईयर इंटरेस्ट रेट है, तो इनका क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगा एंड इनका आपको मार्जिन बढ़ेगा। और चूंकि नेटो के ऑलरेडी एलाइज वगैरह है तो दे कैन हेल्प देम गेट देम क्या बोलते हैं लोन, ठीक है। डिफेंस एम्युनिशन स्केल अप, एंड इससे क्या करेंगे, ये जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा उससे अपना स्केल अप करेंगे फैसिलिटी वगैरह को, एरोस्पेस एंड हैवी फोर्जिंग एक्सपेंशन, अगेन एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं वो भी करेंगे। तो बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूं यहां से कि ये लोग जो इनके रुपीज में लोन्स हैं, लोन्स कितने हैं आज के टाइम पे, बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, 152 करोड़ का दिख रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है बढ़े, रिसेंटली उन्होंने कुछ लोन लिया हो। क्या होता है ना कि हर 2 क्वार्टर में एक बार आपको बैलेंस शीट देती है कंपनी सब, तो Q2 में पता चलेगा इन्होंने कुछ और लोन लिया है कि नहीं लिया है। कंपनी कॉल कॉल नहीं करती है, एक प्रॉब्लम पहले बता देता हूं। तो जो अवेलेबल डेटा था उस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पे क्या सीन है कि कंपनी क्या कर रही है, सिंपल भाषा में समझा जाए तो इनका जो आज के टाइम पे डेट है उसको रिफाइनेंस करेगी आपको फॉरेन करेंसी में, एंड वहां से क्या होगा कि इनका लोन सस्ता हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम पड़ेगा, तो हाथ में पैसा बचेगा। उस पैसा का ये लोग यूज करेंगे आपको कैपेक्स में। कैपेक्स कहाँ करेंगे, एम्युनिशन वगैरह में, देन आपको एरोस्पेस में हैवी फोर्जिंग करने के लिए, एंड देन आपको प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए जो इनका काम है। सुनीता टूल्स एंड बालू फोर्ज का कंपेरिजन कर लेते हैं। सिंपल बात हम समझा जाए तो सुनीता टूल्स जो है वो आपको 155 mm M10 आर्टिफिशियल्स बनाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये स्टैंडर्ड प्लस एडवांस एक्सटेंडेड रेंज वाले बना रहे हैं। सिंपल और सकता है तो ये ज्यादा एडवांस है, बालू फोर्ज इज मोर एडवांस्ड कंपेयर टू सुनीता टूल्स। अब मैं क्या करता हूं, आपको आउटलुक दिखा दूं। देखो यहाँ पे मैंने 2 एजम्पशन किया हुआ है कि इनका जो आर्टिलरी सेल्स वाला डिवीजन है, दैट इज ये वाला, इनके पास आज के टाइम पे इनके पास एमओयू साइंड है, बाइंडिंग है, तो यहां से हो सकता है कि अगले 2 साल में कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेलवे कंट्रीब्यूशन, बस ये आर्टिलरी सेल्स का जो है
बिजनेस से कंपनी का 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बन सकता है। बट डिफेंस का जो बाकी इनका है, टैंक, आर्मर टैंक वाला जो कंपोनेंट बनाते हैं, एयरक्राफ्ट का टैंक, उसका बात ही नहीं कर रहा हूं, दैट विल बी ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है। एंड उनको ऑलरेडी आपको देखा होगा कि यूएस वगैरह से एयरक्राफ्ट के लिए प्रिसीजन कंपोनेंट के लिए ऑर्डर मिलने लगा है, तो दैट कैन बी एडेड एडवांटेज यहाँ पे। अपडेट्स रिसेंट जो आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं इस कंपनी को लेके। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे कंपनी कितना रेवेन्यू करती है? आज के टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू 1100 करोड़ के आसपास का। अगर कंपनी सही से काम करे, सही से एग्जीक्यूट करे, तो गोइंग फॉरवर्ड FY 27 छोड़ दो, FY 28 में कंपनी 2100 करोड़ का तो रेवेन्यू कर सकती है। एंड कंपनी ने अभी बेस तैयार कर लिया है अपने ग्रोथ के लिए, एंड इनको ऑर्डर्स वगैरह भी मिलने लगे, तो हो सकता है कि ये थोड़ा जल्दी भी हो जाए, ठीक है। दैट इज क्या बोलते हैं, एनुअल रन रेट कैन बी बेटर। ये भी हो सकता है कि Q3 दिस ईयर से लेके Q4 Q3 नेक्स्ट ईयर, दैट इज आपको क्या बोलते हैं कि Q3 FY 27 से लेके Q2 FY 28 तक ही ये अचीव हो जाए टारगेट। ये भी हो सकता है, क्योंकि अब कंपनी का कैपेसिटी तैयार है, बस एग्जीक्यूशन का देरी है, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं कंपनी को। तो हो सकता है ये आपको FY 28 के आधे में ही, H1 में ही ये रन रेट अचीव हो जाए। आई एम जस्ट बीइंग लिटिल बिट कंजर्वेटिव, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर है, एग्जीक्यूट करने का कैपेबिलिटी भी है। लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि कंपनी FY 28 में 2100 करोड़ का करे। अगेन इट इज माय जम्पशन, आई कैन गो रॉन्ग। एंड एबिटा मैंने एज्यूम किया 29% का कंपनी का, जैसे जैसे डिफेंस का बढ़ेगा बढ़ सकता है। अभी ये 28.2% का कंपनी एबिटा करती है, तो कंपनी का पीबीटी बनेगा 574 करोड़, पैट बनेगा 490 करोड़ का। आज के टाइम पे कंपनी का पैट टीटीएम है 268 करोड़ का। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, यहां से मुझे यह पता चल रहा है कि कंपनी का पैट जब अगले एक साल 3 क्वार्टर में, दैट इज 7 क्वार्टर्स में 83% का पैट जंप आ सकता है। तो वो सीएजीआर कितना बनता है? 41% का, फॉरवर्ड पी 13.77 का। तो अगर उस वक्त तक कंपनी को और भी एरोस्पेस वगैरह के ऑर्डर्स मिले, तो मुझे लगता है इसका पी रेटिंग का पोटेंशियल है। एटलीस्ट अगर ये कंपनी 40 के पी पे पहुंच जाए, तो कंपनी में पोटेंशियल है यहां से 3x होने का अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। अगर कंपनी सब कुछ सही से एग्जीक्यूट करे, ये टर्म्स एंड कंडीशन याद रखना, देख लेना। एंड कंपनी को फर्दर अगर यूएस का जो आज के टाइम पे छोटा ऑर्डर मिला है, वो बड़े ऑर्डर में तब्दील हो जाए। ये जो एयरक्राफ्ट वाला है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएस एयरक्राफ्ट वाला, अगर यहाँ पे और बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे, तो ये कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। एंड कंपनी का ये वाला जो ऑर्डर है 155 ERB, ये एडवांस ऑर्डर है, ये अगर मंथली सप्लाई में तब्दील हो जाए, मंथली और 100-150 करोड़ का ऑर्डर आने लगे, तो कंपनी के लिए फर्दर बूस्ट हो जाएगा फ्यूचर में जाके। तो हो सकता है इसको ओवर अचीव भी कर ले कंपनी। ट्रैक करते रहना, ये यूएस ऑर्डर कन्वर्ट होना चाहिए, जो आपको नेटो का डील है वहां से भी कुछ कुछ आना चाहिए, वहां पे भी एरोस्पेस के लिए इनका लिस्टिंग हो गया है। देन आई थिंक कंपनी डायरेक्शनली पॉजिटिव, एंड अगर ऐसा कर लेती है कंपनी, तो 14 के फॉरवर्ड पी पे ट्रेड करेगी। डिफेंस का नाम लग चुका है, एरोस्पेस का, रेलवे का नाम चलता है। मान लो 40 का भी मार्केट पी देती है, तो कंपनी में 3x का पोटेंशियल है। और मैं एक ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन दिखाता हूं कि मान लो कंपनी ने 3000 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया, क्या ये नहीं कर सकते हैं? मुझे लगता है कंपनी कर सकते हैं, क्योंकि 1000 करोड़ का रेवेन्यू मान लो इनका सेल का ही फैसिलिटी दे दे। कंपनी का अगर आप फिक्स एसेट देखोगे, तो मार्च 25 में था 183 करोड़ का, बढ़ के हुआ 547 करोड़। अभी भी इनके पास काम है 277 करोड़ का, और इतना फिक्स एसेट ऐड होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ओवर मार्च 25 से लेके अभी तक कंपनी का फिक्स एसेट 4 गुना हो चुका है। इसका मतलब एटलीस्ट 4x रेवेन्यू का पोटेंशियल बनना चाहिए। तो मार्च 25 में था 924 करोड़ का, एटलीस्ट इनका 3500 करोड़ का तो रेवेन्यू पोटेंशियल बस फिक्स एसेट की तरफ से दिख रहा है, मे बी मोर, क्योंकि डिफेंस के जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको हायर रियलाइजेशन वाले होंगे, हायर मार्जिन वाले होंगे, तो हो सकता है अपसाइड डेल्टा ज्यादा पॉसिबल हो। तो मुझे लगता है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं आउटलुक, इट इज पॉसिबल। ट्रैक करते रहो क्वार्टर टू क्वार्टर, तब पता चलेगा एक्चुअली पॉसिबल। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि आपको कैलकुलेटेड बेट लेना पड़ता है हमें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इट इज पॉसिबल। तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर कंपनी 29% का EBITDA करे, अगेन एवरीथिंग इज एजम्पशन, गलत भी हो सकता है, अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेना, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लेना। तो कंपनी का पैट जब 2 साल 3 क्वार्टर में, 11 क्वार्टर्स में 156% का आ सकता है कंजर्वेटिवली, अगर मैनेजमेंट ये डिलीवर कर दे। फॉरवर्ड पी 10 का बनेगा, सीएजीआर 41% का। सो फॉर ए डिफेंस कंपनी विच इज ग्रोइंग एट ए सीएजीआर ऑफ 41%, अगर मार्केट बुल हो, तो डू यू रियली थिंक इट विल कमांड ए पी रेशियो ऑफ ओनली 10? मुझे लगता है अगर 30-40 का भी पी रेशियो मिले, तो अगले 2 साल 3 क्वार्टर में कंपनी हैज अ पोटेंशियल टू गिव 4x रिटर्न, गिवन की कंपनी अपने काम को सही से करे,
यूएस के ऑर्डर कन्वर्ट हो, देन नाटो से भी और ऑर्डर मिलने लग जाए, इनका आर्टिलरी सेल्स जो है उसमें एक्सप्लोसिव भी ये लोग भरने लग जाए, एंड आपको डिफेंस से जो इनका टैंक वाला सब है वो सब धीरे धीरे इंक्रीज हो, एयरक्राफ्ट वगैरह का भी इंक्रीज हो, क्योंकि ये जो आर्टिलरी सेल्स है वो इनको बहुत ज्यादा बड़ा लॉन्जिविटी देगा नहीं, अनलेस नए नए वार होते रहे हर जगह, वो तो अलग ही सीन है। तो अगेन मैं कंक्लूड कर देता हूं, मेरे हिसाब से बालू फोर्ज एक ठीक ठाक डील है। पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है वो बताता हूं। पॉजिटिव सबसे बड़ा मुझे क्या लगता है इस कंपनी का, कि आपको इसका पहले डिफेंस से कम आता था, दैट इज आप देखोगे Q1 में ही देखोगे तो डिफेंस प्लस रेलवे प्लस आपको एरोस्पेस मिला के 14% रेवेन्यू आया है, लेकिन आज के टाइम पे ऑर्डर बुक 50% का है। इसका मतलब क्या, डिफेंस एरोस्पेस में आपको एक्सपोजर बढ़ रहा है, एंड इनका आपको हाई प्रिसीजनिंग कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, एंड आपको आर्टिलरी सेल्स बनाने का कैपेसिटी भी बढ़ा है, दैट इज वहां से भी रेवेन्यू का पोटेंशियल बढ़ रहा है इनका। एंड अगेन कंपनी इज डूइंग मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक यूएस में भी सेल किया है, यूएस में भी बेच रहे हैं, नेटो का भी वैलिडेशन मिला है, तो इनके लिए दुनिया खुल रहा है। ये सभी पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है, देखो एज इन्वेस्टर मुझे क्या नेगेटिव लगता है, कंपनी कॉल नहीं करती है, तो मेरे पास लिमिटेड डेटा है, एंड मुझे जो डिसीजन लेना है वो लिमिटेड डेटा के दम पे लेना है, यही एक नेगेटिव लगता है मुझे इस कंपनी में। बैलेंस शीट भी अगर मैं देखूं, तो कंपनी का ठीक ठाक है, रिजर्व्स में ज्यादा पैसा दिखेगा, बोरिंग में कम दिखेगा। एक और जो मैं बहुत ही पॉजिटिव बात आपको बताने वाला था वो ये है कि कंपनी आपको बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रही है, जो मैं भूल गया बताना अभी जस्ट, तो वहां से भी इनको मार्जिन अपलिफ्टमेंट मिल सकता है। तो ये सब कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता था कंपनी के बारे में। कैश फ्लो निगेटिव दिखेगा, लेकिन उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है फिक्स्ड एसेट जो इन्होंने खरीदा है, तो ये सब ठीक ही है। अगेन जो प्रॉब्लम है कि कंपनी रेगुलर कॉल नहीं करती है, आशीष कचुलिया जी ने हल्का आपको स्टेक कम किया। अगेन वी शुड नेवर टेक आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इनके दम पे, अपने दम पे लेना है, क्योंकि ये लोग कब बेचेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ओवरऑल समराइज तो मैंने कर दिया, कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें हैं। ये कंपनी कॉल नहीं करती, तो यू वांट हैव इनफ डेटा, बहुत ज्यादा डेटा टू मेक योर डिसीजन, आपके पास लिमिटेड डेटा है। तो अगेन अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, मेरे बोलने पे मत जाना, मेरे एनालिसिस पे मत जाना, अपना एनालिसिस करना तो ही डिसीजन लेना। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ लुक्रेटिव डील इन डिफेंस एंड एरोस्पेस। बस ये थोड़ा बहुत स्केल कर जाएगा तो मार्केट के नजर में आ सकता है मेरे हिसाब से। अगेन आई कैन गो रॉन्ग। बाय, थैंक यू।